बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज से हम सुहेल अफजल की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नामी टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 5 है और मशहूर ज़माना आप उसको यूं कह सकते हैं जनाब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला जो चैप्टर है वो हम करने जा रहे हैं। हम इस वक्त जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो सुहेल अफजल की बुक जो है वो न्यू एडिशन, उसको जो है वो हम लेके चल रहे हैं। मैं आपके सामने जो है वो क्वेश्चन आपको दिखाई देता हूँ और फिर इस पे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ये जनाब हमारे पास क्वेश्चन है और ये न्यू एडिशन है। तो आप जो है वो इस न्यू एडिशन से अगर लर्न करना चाहते हैं तो जनाब आप हमारे साथ जो है वो चल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपको कंसेप्चुअल जो है वो डील किया जाए और आपके साथ जो है वो लॉजिकल तरीके से जो है वो डिस्कशन की जाए, ना कि सिर्फ सवाल को कंप्लीट करने की हद तक जो है वो हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें। ये मेरी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसमें जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो लेक्चर्स हैं वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है वो ऐड कर दिया करूं। बाकी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो वो भी जो है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल मेरा बेटा, हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर हम आज इस पे बात करें कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या, क्योंकि न्यूमेरिकल समझने के लिए इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना ज़रूरी है। और जो बच्चा जो है वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर लेगा तो ही उसको जो है वो आगे न्यूमेरिकल में जो है वो हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा वो यकीनन फिर आगे न्यूमेरिकल में जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन की हद तक जो है वो डिस्कस होंगी। डिटेल में जो है वो शायद कोई नई चीज आए तो वो डिस्कस हो, अदरवाइज पुरानी ना हो। सो इसलिए आज का लेक्चर आप जो है वो तवज्जो से देख लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलें जरा समझते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या। मेरा बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को समझने के लिए अगर हम यही जो अल्फाज हैं इनको एक जुमला बना लें, एक सेंटेंस बना लें, तो वो जनाब कुछ यूं बनेगा। हम बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच हैव बीन सोल्ड। द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच हैव बीन सोल्ड, उन चीजों की लागत जिनको बेच चुके हैं। आप अगर तर्जुमा लिखें ना तो उस तर्जमे से ही बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्या आप ट्रांसलेशन करें, क्या लिखा है? उन चीजों की लागत, उन चीजों की लागत जिनको बेच चुके हैं, जिनको बेच चुके हैं। सर आपने क्यों लिखा है उर्दू में? मैंने उर्दू में इसलिए लिखा है ताकि समझना मजीद इजी हो जाए। जब अल्फाज सामने होते हैं ना तो उस वक्त जो है जनाब हमें समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। ये जिनको जिस ना कोई पढ़े, लिहाजा दोबारा लिख लेते हैं जनाब। जिनको बेच चुके हैं, जी, उन चीजों की लागत जिनको बेच चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा मेरा बेटा कि मैंने ना 10 चीज़ें खरीदी, 10 पेन जो है ना वो मैंने परचेज़ किए। एक पेन जो है ना वो ₹20 का है। तो टोटल जो है वो कितने पैसे लगे मेरे? ₹200 लगे। ये 10 पेन मैंने खरीदे हैं, ये आपने बोलना नहीं है। अच्छा, 10 पेन खरीदे हैं और इसमें से मैंने ना अ, 7 पेन जो है ना वो सेल कर दिए हैं। 7 पेन सेल कर दिए हैं। किस रेट से सेल किए हैं जनाब? मैंने सेल किए हैं ₹30 के लिहाज से। 7 पेन ₹30 के हिसाब से जब सेल हुए तो 200 तो ₹10 जो है ना वो अ, हमने अर्न किया। ये है हमारी सेल्स, जो कि हमारा रेवेन्यू है। ये हमारा रेवेन्यू है और ये है हमारी परचेज, जो कि हमारा एक्सपेंस है। तो मेरा बेटा, यहाँ पर सवाल ये है मेरा, हाय का आपसे, जरा माइक ऑन म्यूट करें और मुझे बताएं हमें कितना मुनाफा हुआ।
और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना वो जो मेरा डिज़ायर्ड क्वेश्चन आंसर है ना, वो आप दें। अच्छा सर, अगर वो गलत हुआ तो? हाँ, मैं यही तो चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ बोलें और अगर वो गलत हुआ तो मेरे लिए समझाना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अच्छा लें सर, फिर मैं आपको गलत जवाब देती हूँ। जी आयका बेटा, हमने कितना मुनाफ़ा कमाया? नहीं बताना चाहेंगी। चलें जी, मैं बता देता हूँ। हायका ने बोला जनाब कि ₹10 सर हमने मुनाफ़ा कमाया। हमारा प्रॉफिट ₹10 है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ₹10 नफ़ा नहीं है। सर क्यों? लें जी मेरा बेटा बात सुनें आप ज़रा तवज्जो से। हमने कितने पेन सेल किए हैं? हमने पेन सेल किए हैं 7। एक पेन किस रेट से सेल किया है? ₹30 के हिसाब से। टोटल पैसे कितने कमाए हैं? 210। ये 7 पेन आए कितने के थे? ये आए थे जनाब ₹20 के हिसाब से, ₹140 के। तो फिर हमने नफा कितना कमाया? जनाब हमने ₹70 नफा कमाया। हमारा प्रॉफिट जो है वो ₹70 है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा था कि ₹10 प्रॉफिट है, तो उसने गलत सोचा था। क्यों गलत था? क्योंकि हमने जितनी चीजों को सेल किया है, हमने लागत भी उसी की लेनी थी। ये देखें ऊपर लिखा, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच हैज बीन सोल्ड। हमने कितनी चीजें सेल की हैं? 7। तो फिर हमें कॉस्ट भी कितनी लेनी है? 7 की। ठीक है ना? ऊपर जो है ये तो कॉस्ट जो है वो 10 की थी। ठीक है? तो याद रखें, हमने जिन चीज़ों को बेचा है, उनकी कॉस्ट जो है वो मालूम करने का नाम सीजीएस है। तो मैं अगर इसको यूँ कहूँ कि मेरी सेल्स जो है वो जनाब 210 है, तो ये जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है सीजीएस वो 140 है। जिन चीजों को बेचा है उनकी लागत जो है वो कितने की खरीदी थी, उसको मालूम करने का नाम हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें समझ आया कि ये क्या चीज़ है। ये हम मालूम क्यों करती हैं? तो मेरा बेटा इसका जवाब भी इस वक़्त यहाँ पे आ चुका है। देखें, अगर हम प्रॉफ़िट तक पहुँचना चाहते हैं, तो हमें सेल में से सीजीएस को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम प्रॉफ़िट तक पहुँच सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफ़िट मालूम करने के लिए सीजीएस जो है वो निकालना ज़रूरी है। सीजीएस होगी तो उसको सेल में से माइनस करेंगे ना। तो मैंने 2 सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं मुख्तसर सी इस डिस्कशन में। पहला मैंने आपको बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम क्यों करते हैं। जनाब अब हमारा जो है वो सवाल है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करते कैसे हैं। तो मेरा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करते कैसे हैं, उसके लिए हमने जो है ये थोड़ी सी फॉर्मेट जो है वो अपना तैयार रखना है। फॉर्मेट क्या है सर हमारा? फॉर्मेट ये है कि जिस अदारे की या जिस कंपनी की आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है उसका नाम लिखें। आप जो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं वो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का नाम लिखें। उसके बाद जिस मंथ की, जिस साल की, जिस पीरियड की बना रहे हैं वो पीरियड का नाम लिख लें। लिख लिया सर? अब उसके बाद मेरा बेटा कुछ बातें मैं यहाँ बताने लगा हूँ साइड पे, वो जरा सुने। हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है ना, इसके टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब इसके 5 जो है वो हिस्से हैं। ये 5 चीजों से मिलके बनती है हमारे इस चैप्टर के अंदर। जो जिस तरह के वो क्वेश्चंस हमें देगा, तो वो इन्हीं 5 पर मुश्तमिल होगी। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट जो है सीजीएस जो है, वो जनाब 5 इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल है। उसमें पहली चीज़ है मटेरियल। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज बनती है तो वो विदाउट मटेरियल तो नहीं ना बन सकती। फिर उस मटेरियल को वो चीज की शक्ल देने वाला लेबर। आपको पता है लेबर के बगैर तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है ना। फिर उसके बाद आ, वो जो मटेरियल और लेबर, उन दोनों को सपोर्ट करने वाला हमारा सारा मटेरियल जिसका नाम है एफओएच। वो सारी चीजें जिन्होंने मटेरियल और लेबर को सपोर्ट किया ताकि चीज मुकम्मल हालत में आ जाए। ठीक है ना? मैं यहाँ पर कुछ चीजें मजीद एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि जो बच्चे बीबीए के हैं
उनके क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज वगैरह भी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अच्छे से डेवलप होते चले जाएं। तो मेरा बेटा हमारे पास जो कॉस्ट है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये क्या है? भाई डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो इजी इजी टू ट्रेस है इन यूनिट कॉस्ट। ठीक है ना? क्या मतलब सर? भाई जो चीज आपने बनाई है, उस चीज में जो कॉस्ट इजीली ट्रेस की जा सकती है, उस कॉस्ट को कहते हैं ये डायरेक्ट कॉस्ट है। मिसाल देखें, एक टेबल आपने बनाया, चाहे लोहे का कह लें या लकड़ी का कह लें, तो उस टेबल के बनाने पर कितनी लकड़ी लगी, ये इजीली ट्रेस किया जा सकता है। इसे लोहा कितना लगा इजीली ट्रेस किया जा सकता है। फर्ज करें जी, हमने लोहे का ही टेबल बनाया, तो मेरा बेटा आपने लोहे की जो जो चीजें लेके, जो लोहे की चद्दर ली, उसकी एंगल ली, ठीक है ना, सरिया वगैरह लिया, तो आपने उससे जो टेबल बनाया, तो अब एक टेबल पर जितना सरिया, जितना लोहा, जितना वो जनाब आपकी लोहे की चद्दर लगी है, वो उतनी ही दूसरे के ऊपर भी लगेगी, उतना ही लोहा तीसरे पे भी लगेगा, उतना ही चौथे पे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कॉस्ट विच कैन बी इजीली ट्रेसेबल इन अ प्रोडक्ट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट इज दैट विच कैन नॉट बी इजीली ट्रेसेबल इन अ प्रोडक्ट। ठीक है ना? एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी जो इजीली ट्रेस हो गई, वो है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर मेरा बेटा आम तौर पे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आती है, जो कि मैंने आपको लकड़ी या लोहे की सूरत में एग्जांपल दी कि एक मेज है, उसके ऊपर जनाब 20 किलो लोहा लगा है, तो वो 20 ही अगले पे भी लगेगा। ऐसा नहीं कि उस पर 35 लाख जाना है या 25 लाख जाना है या 22 लाख जाना है। क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करते हैं जनाब। जितना हमने टेबल का साइज रखा हुआ है, उसी साइज के मुताबिक जब हम सारे टेबल बनाते हैं, तो एक जितना मटेरियल लगता है। लेबर लेबर ये जो है, ये भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। क्या मतलब सर? भाई एक टेबल बनाने के मजदूर ने अगर आपसे 5,000 रुपया लिया है, तो उसने 100 टेबल बनवाएंगे तो फिर भी वो 5-5 हजार रुपया एक ही टेबल के हिसाब से आपसे लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉस्ट जो इजीली ट्रेस की जा सकती है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और डायरेक्ट कॉस्ट दो चीजों पर मुश्तमिल होती है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो इजीली ट्रेस नहीं की जा सकती, और वो है हमारा एफ क्या मतलब सर? भाई देखें, पेंट है, वो किसी टेबल पे में भी कम लगे, किसी पे ज्यादा लगे। लकड़ी का टेबल है, तो लकड़ी जो है, मुमकिन है किसी जगह लकड़ी जो है वो ज्यादा जो है वो पेंट को जज़ब करने की उसके अंदर जो है वो क्वालिटी हो, तो वो वहां पर हमें ज्यादा पेंट लगाना पड़े, तब जाके वो अपना शाइन जो है वो पेंट दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी टेबल पे कम पेंट यूज हुआ है और किसी पे ज्यादा, या हम इजीली तय नहीं कर सकते कि कितना हुआ है, तो उसको फिर हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एक और एग्जांपल ले लें, कील। अगर आप लकड़ी का टेबल बना रहे हैं, तो मुमकिन है किसी एक टेबल के ऊपर जो है वो कील को 5-7-10 एक्स्ट्रा लग गए हों, को 2-4 एक्स्ट्रा लग गए हों। जरूरी तो नहीं कि हर टेबल पर एक जितने कील लगे थे। सही हो गया ना? तो ऐसी कॉस्ट जो इजीली ट्रेस नहीं की जा सकती, वो कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। और उसके इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास जो यहाँ मौजूद है, वो एफ है। इसमें इनडायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट मटीरियल भी है। उसके बाद जनाब, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का जो अगला इंग्रेडिएंट है, वो है वर्क इन प्रोसेस। और उसके बाद है फिनिश गुड्स। ये पांच चीजों के मिलाप से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी? तो हमने क्या करना है, ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री लेनी है हमेशा, जितनी भी वो होगी उसके अंदर ऐड करना है मटेरियल परचेज। मैं अगर एक एग्जांपल पकड़ लूं, फर्ज करें जी, मुझे ऑर्डर मिला कि जनाब आप जो है ना वो 100 स्टूडेंट चेयर बना दें। ठीक है जी? 100 स्टूडेंट चेयर बनाने का मुझे ऑर्डर मिला। तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि गोदाम के अंदर कितनी लकड़ी पड़ी हुई है जिससे मैंने स्टूडेंट चेयर बनानी है। तो जितनी लकड़ी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उस लकड़ी को पकड़ूंगा। जी मेरे पास 80 कुर्सियों की लकड़ी पड़ी है, तो चलो मजीद कुछ खरीद लाओ।
30 की हमने मज़ीद लकड़ी खरीद ली, ठीक है ना? या यहाँ क्योंकि अब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर बात करने लग गया हूँ, तो चले हम नंबर ऑफ यूनिट में नहीं बात करते, पैसों की सूरत में करते हैं। मैंने देखा जनाब 800 रुपए की जो है वो लकड़ी मेरे पास पहले पड़ी हुई है और 300 रुपए की लकड़ी मैं मज़ीद खरीद के लाया। अब मेरे पास जनाब 1100 रुपए की लकड़ी है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें इसका उर्दू तर्जुमा करें, मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज़, कि मैं 1100 रुपए की लकड़ी को अब यूज़ कर सकता हूँ। इस 1100 रुपए की लकड़ी में से कितनी लकड़ी यूज़ नहीं हुई? फ़र्ज़ कर लें जनाब कि 100 रुपए की लकड़ी यूज़ नहीं हुई, तो कितने की यूज़ हो गई है? भई 1000 रुपए की हो गई है, तो देखें उसका नाम क्या रख दिया है? डायरेक्ट मटीरियल यूज़्ड, कि इतने की लकड़ी यूज़ हो गई है। ओके जी। फिर उस लकड़ी को कुर्सी की शक्ल देने वाला बंदा, उसने हमसे कितने पैसे लिए? उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जो है वो जनाब यहाँ पर ऐड करना है। फर्ज कर लें उसने हमसे जो है ना वो 2000 रुपया ले लिया, तो टोटल हमारे 3000 रुपया अब तक लग चुका है। इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब बेटा प्राइमरी, बुनियादी, जिसके बगैर आप प्रोडक्ट का तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप लकड़ी ला के रखें तो आप उसके ऊपर करें छू, तो क्या वो जनाब कुर्सी बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। उस लकड़ी के ऊपर हम मज़दूर को लगाएँगे कि भाई तुम काम करो, मज़दूर काम करेगा तो वो लकड़ी बने, वो जो है कुर्सी बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मटीरियल और लेबर, ये 2 कॉस्ट मिलेंगी तो इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर फिर ऐड किया जाता है एफओएच। देखें वो मैंने जो 5 चीज़ें लिखी हैं ना, उन 5 को मैं अब बारी-बारी ले रहा हूँ। जिस तरतीब से लिखी है उसी तरतीब से हमने यूज़ भी करना है। अभी इसके बाद एक और बात जो है वो इसमें ऐड करूँगा, वो भी ज़रा देखिएगा। तो एफओएच की कॉस्ट जिसके अंदर जनाब वो पेंट है, वो जनाब ग्लू है, तो कील है, तो डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं जो स्पोर्टिव हैं, ठीक है? हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनकी कॉस्ट जो है वो हमने ऐड की। तो अब तक 4000 रुपया जनाब हम लगा चुके हैं। इसको हम कहते हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। स्पेलिंग आप लोग अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना? तो जनाब करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हमने लिखी यहाँ पे। इसका दूसरा नाम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी हो सकता है, कि अब तक कितने पैसे लग चुके हैं। फिर हमने देखा ये कि हमारे पास ऑलरेडी कितनी कुर्सियां पड़ी हैं जो नामुकम्मल हैं, ठीक है ना? जो नामुकम्मल हैं उनको भी हम ला के यहाँ ऐड कर लेते हैं, ताकि अब हमें पता चल जाए हमने टोटल कितना काम जो है वो करना है। तो ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री, स्पेलिंग पूरे मेरा बेटा हमेशा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो उसको हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से हमें पता क्या चलेगा? हमें पता चलेगा कि 4500 रुपए का काम है जो अब हमने मुकम्मल करना है। तो यहाँ लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर cost of goods available for manufacturing, cost of goods, so goods available for मैन्युफैक्चरिंग, स्पेलिंग पूरा मेरा बेटा जी। फिर इसमें से माइनस किया जाएगा कि कितना काम हम मुकम्मल नहीं कर सके, उसको कहा जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, कि हमारे से जनाब इतना काम मुकम्मल नहीं हो सका, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना काम मुकम्मल हो गया। 4300 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड, कि जनाब आप इतना काम मुकम्मल कर चुके हैं। तो जितना काम मुकम्मल हो गया है, इसका मतलब आप इतने की कुर्सियां बना चुके हैं। फिर आपने ये देखा कि क्या मेरे पास पहले से भी कोई कुर्सियां बनी पड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल पड़ी हुई हैं। वो कितने की हैं? वो जो पहले से पड़ी हुई हैं उसका हमने यहाँ ऐड करना है। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, स्पेलिंग हमेशा मुकम्मल ले जनाब।
इतने की कुर्सियाँ हमारे पास पहले से मुकम्मल पड़ी हुई हैं। इसका मतलब अब इतने की कुर्सियाँ 4600 रुपीज़ की कुर्सियाँ हैं, जिनको हम बेच सकते हैं। तो इसका नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो भाई कितनी सेल हुई है? तो आप मालूम करने के लिए कि कितनी सेल हुई है, इसमें से वो माइनस कर दें जो नहीं बिक सकी। लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। क्या आपकी टोटल इतने की चीजें नहीं सेल हो सकी, ये बच गई हैं। तो इसका मतलब 4000 की आपकी चीजें जो है वो सेल हो गई हैं। इसको आपने कहा सीजीएस। तो मेरा बेटा याद रखिएगा, जिनको स्टार लगा रहा हूं, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, इन तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग हुआ करेगा। और लेबर और एफएच इसी तरह से चलेगा आपके क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है ना, मैं आप पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड जो है वो बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके वो एग्जाम्पल भी उसी तरह के लिए और कोशिश किया कि आपके लिए चीज़ें ज़रा इजी हो जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि सीजीएस आपको आ जाए, तो जनाब आपको ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री से लेके तो सीजीएस तक सारा फॉर्मेट जो है वो आना चाहिए, उल्टा भी और सीधा भी। ठीक है ना, इतना पक्का आपको ये तैयार करना है। सीजीएस के इस फॉर्मेट को तैयार कर लेने का मतलब ये होगा कि आपके 90% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स जो है वो मजीद बिल्ड होते चले जाएंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे ये बातों को सुनेंगे। और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि आपका ये काम जो है वो डेली बेसिस पे चलता रहे। अगर आपको समझ आई तो जनाब आपने लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जो है वो अच्छे से कर देना, ताकि मास्टर के जो है वो जज्बात आपके लिए जो है वो मजीद जो है पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएं कि हाँ बच्चों को समझ आ रही है, लिहाजा इनके लिए काम जो है वो करना चाहिए। तो कीप वॉचिंग आफ्ताब अतरी ऑफिशियल।